हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 5 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 5 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है नोट फॉर रिटर्न ऑफ स्ट्रैंडेड इंडियंस। इंडिया के जितने भी लोग दूसरी कंट्रीज़ में कोरोना वायरस के कारण फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि ऐसे लोगों को वापस इंडिया लाया जाएगा। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अलाउ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस स्टैंडर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और उनको वापस फेज्ड मैनर में लाया जाएगा, ऐसा होम मिनिस्ट्री के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। अब ये जो लोग हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो गल्फ़ रीजन में फंसे हुए हैं। गल्फ़ रीजन जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत और ओमान, और इसके अलावा यूएसए, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस और बांग्लादेश में जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस इंडिया लाया जाएगा। करीब 12 कंट्रीज़ हैं जहां से लोगों को लाने की बात की जा रही है और ये जो रिटर्न होगा ये फेज मैनर में होगा। तो यहाँ पर जो फोकस किया गया है गल्फ़ रीजन में सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं, तो उनके बारे में पहले गल्फ़ रीजन के बारे में देख लेते हैं। गल्फ़ रीजन पर्सियन गल्फ़ के जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं उनको बोला जाता है। और गल्फ़ रीजन की अगर हम बात करें तो ये अरब स्टेट्स हैं मेनली, और पर्सियन स्टेट्स को टच करने वाले ये मेन 7 अरब स्टेट्स गल्फ़ स्टेट्स कहलाते हैं। इनमें गल्फ़ कंट्रीज़ हैं बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। ये आप देख सकते हैं, ये जो भी रेड मार्क कंट्रीज़ हैं ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई। ये जितनी कंट्रीज़ हैं इनमें से अगर हम इराक को अलग कर दें यानी कि इराक को छोड़ दें तो बाकी जो 6 कंट्रीज़ हैं वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल मिल के बनाती हैं। तो जीसीसी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गल्फ़ कंट्रीज़ का। गल्फ़ रीजन में जितनी कंट्रीज़ हैं उनमें से 6 कंट्रीज़ जीसीसी को बनाती हैं, जीसीसी की मेंबर है। जीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और गल्फ़ रीजन में जितने भी जियो पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं वो जीसीसी कहीं ना कहीं उनको लीड करती है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट काउंसिल है, इससे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 मेंबर हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में से इराक को हटाने के बाद जो 6 मेंबर बचते हैं वो जीसीसी काउंसिल है। ये जो ग्रीन मार्क कंट्रीज़ हैं ये जीसीसी काउंसिल हैं और ये कंट्रीज़ हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। इसमें इराक नहीं है। तो ये जो ग्रीन मार्क कंट्रीज़ हैं ये सारी 6 जीसीसी कंट्रीज़ हैं। नॉर्मली ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये पर्सियन गल्फ को टच करती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि इराक और ईरान दोनों ही जीसीसी का मेंबर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 कंट्रीज़ हैं और इराक और ईरान दोनों ही इसकी मेंबर नहीं हैं। अगर हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की डेफिनेशन देखें तो ये बेसिकली एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन माना जाता है जितने भी अरब स्टेट्स हैं पर्सियन गल्फ को टच करने वाले अदर देन इराक। इसकी जो स्थापना है वो 1981 में की गई थी। 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेड ऑफिस है वो है सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में। हेड ऑफिस इसका है रियाद में। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई जीसीसी के लिए। और हमने देख लिया गल्फ रीजन, इस पूरे रीजन को बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेट्स विद हाई स्वाइन फ्लू रेट रिकॉर्ड मोस्ट कोविड-19 केसेस। जितने भी स्टेट्स में स्वाइन फ्लू के केसेस पिछले सालों में हुए हैं उन्हीं स्टेट्स में कोविड-19 के जो इस बार के केसेस हैं वो ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। इसमें 5 स्टेट सबसे ज़्यादा हैं जिसमें पिछले सालों में H1N1 इन्फेक्शन या स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन देखा गया है। ये 5 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु, इसमें करीब 70% जो इंडिया का टोटल कोविड-19 का बर्डन है वो इन्हीं 5 स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। और हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार जो 2009 में और 2015 से 2018 के बीच स्वाइन फ्लू के इंडिया में केसेस हुए थे उसमें भी सबसे ज़्यादा केसेस इन्हीं स्टेट्स में देखने को मिले हैं। यानी कि स्वाइन फ्लू और कोविड-19 का जो पैटर्न है वो मिलता जुलता देखा गया है। जिन स्टेट्स में जो स्वाइन फ्लू ज़्यादा था उन्हीं स्टेट्स में
कोविड-19 के भी ज़्यादा केसेस हैं। अब यहाँ पर स्वाइन फ्लू और कोविड-19 की बात की गई तो पहले हम स्वाइन फ्लू देख लेते हैं। स्वाइन फ्लू एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन के कारण जो पिग में इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन होता है उसके कारण जन्मा था। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि जो सांस लेने से रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन होता है अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो तो, और ये इसका ओरिजिन पिग से माना जाता है। स्वाइन फ्लू को पहली बार डिस्कवर किया गया था, पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था 1919 में। ये पहली बार पेंडेमिक बना था और उसके बाद ये लगातार सीजनल टाइम में फैलता रहा है, यानी कि इसको सीजनल फ्लू भी बोला जाता है। और इसका जो वायरस है वो वायरस स्ट्रेन है H1N1। तो H1N1 अगर आए तो H1N1 स्पेसिफिकली स्वाइन फ्लू का वायरस है जो कि पिग से स्टार्ट हुआ था। ये फैलता कैसे है, इसके जो फैलने के स्प्रेड होने के तरीके हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड ही हैं, मतलब कोविड-19 से के तरीके जैसे हैं उसी की तरह ये भी फैलता था। जैसे कि एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, खांसी, किसी की खांसने या छींकने से हवा में जो ड्रॉपलेट्स स्प्रेड हो जाती हैं उसके कारण ये फैलता है। दूसरा है बाई टचिंग ए कंटामिनेटेड सरफेस, अभी किसी ब्लैंकेट या किसी दरवाजे को किसी ने छुआ और इन्फेक्टेड पर्सन ने छुआ और दूसरे पर्सन ने आके उसको टच किया तो उसको ये फैल सकता है बाई सलाइवा और बाई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जैसे कि हग से या हैंड शेक से भी ये फैल सकता है और सलाइवा से भी ये फैल सकता है। तो ये जो नॉर्मल तरीके हैं स्वाइन फ्लू फैलने के, इन्हीं तरह के तरीकों से ही कोविड-19 भी फैल रहा है अभी तक की स्टडी के अकॉर्डिंग। अब H1N1 और कोविड-19 ये दोनों ही पैथोजन के कारण होते हैं और दोनों का जो वायरस का ओरिजिन है वो नॉन ह्यूमन होस्ट माना गया है, लेकिन दोनों डिफरेंट फैमिली के वायरस हैं। दोनों का स्टार्टिंग, जैसे कोविड-19 का स्टार्टिंग बैट को माना गया है और H1N1 वायरस का स्टार्टिंग पिग को माना गया है, लेकिन दोनों वायरस की जो फैमिलीज हैं वो अलग अलग, ये दोनों अलग अलग फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। वाइल बोथ इन्फिल्ट्रेट द लंग्स एंड कॉज कैरेक्टरिस्टिक पल्मोनरी इन्फेक्शन, दोनों की वजह से लंग्स में और पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, लेकिन उनकी जो लिथैलिटी है यानी मोर्टेलिटी है दोनों की अलग अलग है। स्वाइन फ्लू के केसेस में फैटेलिटी रेट ज़्यादा है, यानी कि अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो गया तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कोविड-19 के केस में ऐसा नहीं है। कोविड-19 में अगर किसी को हो गया तो उसके जो मोर्टेलिटी रेट है या फैटेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है, बिकॉज ये फैलता बहुत तेज़ी से है। ये डिफरेंस है कि स्वाइन फ्लू से ज़्यादा तेज़ कोविड-19 या कोरोना वायरस फैलता है, लेकिन मॉर्टेलिटी या फैटेलिटी रेट कोविड-19 का स्वाइन फ्लू के रिस्पेक्ट में कम है। कोविड-19 को ज़्यादा डेंजरस इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और स्पेसिफिकली ये एजड पॉपुलेशन को, सीनियर सिटीजन्स को, यानी जिनकी एज 60 ईयर्स प्लस है उनके लिए ज़्यादा घातक है। स्वाइन फ्लू में जो फैटेलिटी रेट है वो हर रेंज ऑफ पॉपुलेशन पे है, यानी कि बच्चों के लिए, एडल्ट के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, सबके लिए फैटेलिटी रेट ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन कोविड-19 में जो फैटेलिटी है वो सीनियर सिटीजन या जिनकी एज 60 ईयर्स प्लस है उनके लिए ज़्यादा फैटल साबित हुआ है अभी तक। तो कोविड-19 और स्वाइन फ्लू में कुछ ये डिफरेंस देखे गए हैं अभी तक के रिसर्च के अनुसार। 1074 रिकवर एज इंडिया एड्स 2573 केसेस। इंडिया में जो टोटल रिकवर्ड पेशेंट की जो काउंट है वो बढ़ गई है, करीब 1000 से ज़्यादा पेशेंट एक दिन में रिकवर कर चुके हैं और 27% रिकवरी रेट अभी तक सामने आया है। हालांकि ये जो काउंट है टोटल पेशेंट्स की वो 42,000 से भी ज़्यादा पहुंच गई है। अगर हम रीसेंट डेटा देखें तो कोरोना वायरस के इंडिया में केसेस 46,400 से ज़्यादा हो गए हैं। जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 1571 हैं और रिकवर्ड पर्सन की जो टोटल क्वांटिटी है वो 12,850 के करीब है। तो जो केसेस हैं वो 46,400 से ज़्यादा हैं अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट न्यूज़ है DRDO डेवलप्स अ डिसइंफेक्शन टावर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर डेवलप किया गया है जो कि यूज़ किया जाएगा फॉर रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ऑफ हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज़। जो भी एरियाज़ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोन हैं उन एरियाज़ को केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन किया जा सकता है इस अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर के द्वारा। जो यूवी डिसइंफेक्शन का टावर है वो DRDO ने क्रिएट किया है। इसका नाम है यूवी ब्लास्टर यानी कि अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर।
और इसको यूज़ किया जाएगा फॉर हाई टेक सर्विसेज, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं या कंप्यूटर है या अदर गैजेट्स हैं, जो मेनली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं लेबोरेटरी में या ऑफिसेज में या किसी के पर्सनल। तो नॉर्मली ये केमिकल डिसइंफेक्शन से इसको इन इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करना थोड़ा रिस्की होता है। तो इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के डिसइंफेक्शन के लिए यूवी ब्लास्टर एक बहुत ही कारगर टूल साबित हो सकता है। तो ये यूवी ब्लास्टर अल्ट्रा वायलेट से उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को या किसी पर्टिकुलर एरिया को डिसइंफेक्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो केमिकल यूज़ करने का खतरा है, जो रिस्क है, उसको भी कम किया जा सकता है अगर यूवी ब्लास्टर का यूज़ किया जाए तो इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ ही साथ जो एरियाज़ बहुत ज़्यादा लोगों से भरे रहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्लो होता है जिन एरियाज़ में लोगों का, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, मेट्रो स्टेशंस हैं, या फिर होटल्स, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना लगा रहता है या काफ़ी बड़े संख्या में लोग काम करते हैं। तो ऐसे एरिया में यूवी ब्लास्टर का यूज़ करके एरिया को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, और वहाँ पर केमिकल के रिस्क जो है उसको भी कम किया जा सकता है। तो काफ़ी एक अच्छा टूल इन्वेंट किया गया है, डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो करीब 12 फीट बाई 12 फीट डायमेंशन का अगर एक रूम कोई है तो उसको 10 मिनट में इस यूवी ब्लास्टर से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है डीआरडीओ का। तो ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये है यूवी ब्लास्टर, ये एक टावर है इसलिए इसको यूवी ब्लास्टर टावर बोला गया है, और इस इन्फेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेस की सहायता से ये पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट करता है। तो ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है जो कि मिलिट्री से रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट में का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसको बनाया गया था 1958 में, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1958, और दो ऑर्गेनाइजेशन को 1958 में मर्ज करके इसको बनाया गया था। वो ऑर्गेनाइजेशन थे टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज विद डिफेंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने ऑर्गेनाइजेशंस को कंबाइन करके मर्ज करके 1958 में डीआरडीओ एस्टेब्लिश किया गया था। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये चूँकि मिलिट्री से रिसर्च, डिफेंस और डेवलपमेंट के रिलेटेड काम करता है, डिफेंस के फील्ड में रिसर्च इसके द्वारा की जाती है, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर रखा गया है, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करता है। 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, और दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। अभी के एग्जीक्यूटिव हैं या जो चेयरमैन है डीआरडीओ के, वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है, बियर्स ऑन द रैम्पेज एज यूएस चाइना स्पेयर। अब जो शेयर मार्केट है इंडिया का, सेंसेक्स और निफ्टी, ये कल के दिन में काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, यानी शेयर मार्केट में जो स्लम्प देखा गया है, बीएसई सेंसेक्स में जो स्लम्प देखा गया है, जो डाउन मूवमेंट देखा गया, वो करीब 2000 पॉइंट का कल की एक सिंगल डे की डेट में देखा गया है। अब इसका जो मेन रीज़न बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, ये काफ़ी सारे रीज़न है, ग्लोबल रीज़न भी है और डोमेस्टिक रीज़न भी है। ग्लोबल रीज़न में मेनली यूएस और चाइना के बीच जो कंडीशन चल रही है, और जो यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा एक तरह से चाइना के साथ दोबारा से ट्रेड वॉर छेड़ने की बात की गई है, ट्रेड वॉर स्टार्ट करने की बात की गई है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा पैनिक या काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में डाउन मूवमेंट देखा गया है, जिसके कारण ये जो शेयर मार्केट है अभी वीक दिख रहा है। तो इसमें एक मेजर फैक्टर तो यूएस चाइना का जो स्पेट है वो माना जा रहा है। दूसरा, जो इकोनॉमी की कंडीशन है अभी इंडिया में, वो काफ़ी वीक दिख रही है। इकोनॉमी ओवरऑल पूरी बंद है, इंडस्ट्रीज़ बंद है, और बहुत ही कम लेवल में अभी आज की डेट में इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं। कुछ कंपनीज़ के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, जिसकी वजह से इन रिजल्ट ने जो अपना लॉस दिखाया है, काफ़ी कंपनीज़ ने, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने जो अपना लॉस दिखाया है, उसकी वजह से मार्केट में जो सेंटिमेंट बन रहे हैं कि जो इकॉनमी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। तो ये जो कुमुलेटिव रीज़न है, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में वो थोड़ा सा डरे हुए हैं, वो थोड़ा पैनिक में है, जिसके कारण ये जो शेयर मार्केट गिरा है। अभी यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है और शेयर मार्केट का है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये बेसिकली होता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी
ट्रेड होती हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के जो शेयर हैं वो खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ये एक फैसिलिटी है जहाँ पर बायर्स और सेलर यानी कि जिन्हें शेयर खरीदना है और जिन्हें शेयर बेचना है वो आके एक दूसरे से बाय और सेल कर सकते हैं। एक तरह से ये एक मीटिंग प्लेस है फॉर स्टॉक बायर्स एंड स्टॉक सेलर्स। यहाँ पर जो स्टॉक बायर्स और सेलर्स होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, और ये साथ में आके बाय और सेल कर सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में जो भी स्टॉक या जो भी सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं उनकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर उन शेयरों की या उन स्टॉक्स का जो रेट है वो डिसाइड होता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो करीब 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन 2 स्टॉक एक्सचेंज नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनकी बात ज़्यादातर न्यूज़ में रहती है। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का जो मुंबई में लोकेटेड है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में, 1992 में, 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये कंट्री का पहला डीमेट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। इसका जो टोटल मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो करीब 2.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और मुंबई में ये लोकेटेड है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है वो स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया का तो सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है ही, इसके साथ ही साथ ये एशिया का भी सबसे पुराना और एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इसको माना जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में, 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो लोकेशन है वो दलाल स्ट्रीट मुंबई है, यानी कि ये वाला स्टॉक एक्सचेंज भी एनएसई की तरह मुंबई में लोकेटेड है। और ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज का बेसिक है। और ये जो इंडेक्सेस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, निफ्टी में मेनली 50 कंपनीज के शेयर होते हैं जिनको ट्रेड किया जाता है, जो निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क माना जाता है। उसी तरह से सेंसेक्स बीएसई में, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स इंडेक्स ट्रेड होता है जो 30 कंपनियों का, 30 सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनियों का शेयर होता है और उनका इंडेक्स ट्रेड होता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स में जो उतार चढ़ाव होता है, जो प्लस माइनस होता है, उसी के बेसिस पे मार्केट की कंडीशन डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर जो 2000 पॉइंट्स की बात की गई है वो सेंसेक्स में गिरावट आई है पिछले एक दिनों में, करीब 32,300 से 31,700 तक ये जो टोटल डाउनफॉल देखा गया है। तो ये थी आज की न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।